बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के दो नौजवान एजेंट के हाथों लुट गए। सऊदी अरब में एजेंट ने लावारिस छोड़ दिया, नौकरी मिली ना ही अकामा मिल सका। किसी ने घर का जेवर बेचा तो किसी ने उधार लिया था। मुतासरा नौजवानों की हुकूमत और डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से नोटिस देने की अपील सामने आई है और कहा है एजेंट्स ने आज तक काम पर नहीं लगाया। अशरफ खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बैरून मुल्क नौकरी की ख्वाहिश महंगी पड़ गई। कराची के नौजवान एजेंट के हाथों लुट गए। सऊदी अरब में एजेंट ने लावारिस छोड़ दिया, ना नौकरी मिली ना अकामा, कानूनी से गैर कानूनी हो गए। कराची के रिहायशी नौजवान बाइक राइडर नौकरी के लिए सऊदीया गए तो एजेंट ने लावारिस छोड़ दिया। किसी ने घर का जेवर बेचा तो किसी ने उधार लिया था। मुतासरा नौजवान का कहना है एजेंट ने नौकरी और अकामा दिलाने का वादा किया था, लाखों रुपए लेकर रियाज और जद्दा में तनहा छोड़ दिया। अब खाने पीने के पैसे तक नहीं है। मैं आया हूँ बिलाल इंटरप्राइज कराची से, जो तारिक रोड पर है। मैं 7 लाख रुपए दे के आया हूँ, ठीक है, और मुझे 2 महीने होने वाले हैं। आज 13 तारीख है, अभी तक मेरा अकामा नहीं आया। मैं घर वाले का जेवर बेच चुका हूँ, लोगों से कर्जा लिया हुआ, मगर अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। 5,30,000 रुपये दिए हैं, 2 महीने हो गए। अकामा आया है लेकिन ना कोई काम दे रहा है। लाइसेंस के लिए लेके जा रहा है, ट्राई के लिए लेके जा रहा है, लेकिन फीस जमा नहीं हो रही। इधर रिहाइश भी सही नहीं है, खाने पीने के पैसे भी सही नहीं मिल रहे। 6 लाख रुपए देकर आया हूँ, 2 महीने हो गए, मेरा काम भी नहीं लगा। इकामा आ गया, लाइसेंस की ट्राई देते हैं और वो फीस जमा नहीं करवा रहे। जब तक फीस नहीं जमा करवाएंगे लाइसेंस नहीं बनेगा। सऊदीया जाने वाले मुतासरा नौजवानों का कहना है कि एजेंट आज तक काम पर नहीं लगा सका। मुतासरा नौजवानों ने हुकूमत और डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से नोटिस लेने की अपील करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अशरफ खान, सिटी 21। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। 2 नौजवान हैं जिनकी वीडियो हमारे पास आई है, जो कि कह रहे हैं कि सऊदी अरब में एजेंट ने लावारिस छोड़ दिया है, नौकरी मिली ना ही अकामा मिल सका है। किसी ने घर का जेवर बेचा तो किसी ने उधार लिया था। मुतासरा नौजवानों की हुकूमत और डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से नोटिस देने की अपील सामने आई है और उन्होंने ये भी बच्चों ने कहा है, नौजवानों ने कहा है कि एजेंट्स ने आज तक काम पर नहीं लगाया है। मजीद ये नौजवान क्या कहते हैं, पहले सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत है और मैं बिलाल इंटरप्राइज तारिक रोड पे जो है वहाँ से आया हूँ। मुझे यहाँ 2 महीने हो चुके हैं, अब तक मुझे अकामा नहीं आया है, ना काम पे लगाया है। मैं लोगों से कर्ज़ा लेके आया हूँ, जेवर बेच के आया हूँ, 7 लाख दे के आया हूँ। अब तक ना मेरा अकामा है ना मुझे काम पे लगाया गया है। मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है और यहाँ की जो एम्बेसी है उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ नोटिस लें, हम पे, हमारे हाथ पे थोड़ा रहम करें। अच्छा, दूसरा नौजवान भी है जिसकी वीडियो मौसूल हुई है, उसका क्या कहना है, उसका भी सुन लेते हैं, क्या हुआ उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक मोहम्मद दानियाल कराची से। हम कराची से बिलाल इंटरप्राइज तारिक रोड पर मौजूद है। इसके ज़रिए यहाँ बाइक राइडर के वीज़े पे सऊदी आए हैं और आज 4 महीने हो गए, हमें अकामा नहीं दिया जा रहा, खाने के पैसे नहीं दिए जा रहे और रिहाइश में प्रॉब्लम है, रिहाइश नहीं दी हुई। 4थी रिहाइश चेंज हो चुकी है, हम रोज़ाना इधर उधर और कोई पैसे नहीं है, ना काम है, ना लाइसेंस बन रहा है इधर और किसी किस्म का काम भी नहीं दिया जा रहा, ना कोई बंदा राब्ते में आ रहा है। इधर जिस कंपनी के ज़रिए आए हैं वो भी बोलते हैं कि वहाँ से रब्ता करो, वहाँ रब्ता करते हैं तो वो रोज़ाना कल 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 आज करके 4 महीने गुजर चुके हैं। तारिक रोड पे वाक़ है और मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए और कोई हमारी सुन। नौजवान का वीडियो बयान आपने सुना है, उनकी जानिब से ऑडियो बयान भी आपको सुनवाया गया है कि किस तरह से एजेंट माफिया के हाथों ये लोग लुट गए हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जो है बुलाया जाए, इनको बचाया जाए, यहाँ वापस लाया जाए। और उन्होंने कहा है कि हमें किस तरह से एजेंट माफिया ने बेयारो मददगार सऊदी में छोड़ दिया है, एजेंट के हाथों लुट गए हैं। सऊदी अरब में एजेंट ने लावारिस छोड़ दिया है। न जाने ये 2 नौजवान हैं, न जाने कितने नौजवान हैं जो इस वक्त सऊदी अरब या दूसरे ममालिक में फंस चुके हैं, एजेंट के हाथों लुट चुके हैं और अब जो है वो बेयारो मददगार हैं और अपील करते सुनाई दे रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से नोटिस देने की उन्होंने अपील की है। मुतासरा नौजवानों ने हुकूमत और डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है जिनसे नोटिस देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें खाने पीने के पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें नौकरी नहीं वहाँ पर दी जा रही, हमें 2 महीने से ज़ायद का महीना हो गया है लेकिन हमें अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। और एक की जानिब से कहा गया है कि 7 लाख जमा कराए हैं, दूसरे ने 6 लाख और 2 महीने हो गए, किसी से 5 लाख रुपए लेकर ये वीज़े पर वहाँ गए हुए हैं और वहाँ जाने के बाद एजेंट माफिया जो है
وہ غائب ہو گئے ہیں، اور یہ نوجوان بچے جو ہیں نوکری کا جھانسا ان کو دیا گیا تھا، لیکن یہ اب وہاں پر پھنس چکے ہیں، اور نوجوان نہ جانے کتنے اور نوجوان ہیں جو کہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ 2 نوجوان ہیں جن کی آپ بیتی آپ کو ہم نے سنوائی ہے، کس طرح سے ان لوگوں نے مینج کیے ہوں گے پیسے، کس طرح سے گھر والوں نے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ جمع پونجیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ایجنٹ مافیا جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، اور نوجوان ان کے جھانسوں میں آ رہے ہیں۔ متعدد بار اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ہم اپنے شہریوں کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایجنٹ مافیا سے بچیں، اور اس طرح کے لالچ مافیا سے بچیں، اور اپنے لیے روزگار کے مواقع اپنے ملک میں ہی تلاش کریں۔ اور اب یہ جو نوجوان ہیں ان کا آڈیو بیان بھی آپ کو سنایا ہے کہ انہوں نے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں 2 ماہ ہو گئے ہیں، ہم بائک رائڈر کی نوکری کا ہمیں جھانسا دیا گیا تھا، ابھی تک ہمیں بائک رائڈ کی نوکری نہیں ملی ہے، اور ہماری تمام جمع پونجی ہم لگا کر سعودی یہاں پر پہنچے ہیں، لیکن یہاں پر بے یار و مددگار ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کھانے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ایجنٹ کو جب کال کی جاتی ہے یا ایجنٹ کو پتہ کیا جاتا ہے کہ ایجنٹ ہماری سنے گا، تو وہ ایجنٹ موجود ہی نہیں ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا۔ تاہم انہوں نے تنگ آ کر اب جو ہے وہ بیان جاری کیا، ایک ویڈیو انہوں نے بھیجی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں ایجنٹ جو تھا اس نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے، نہ ہی ہمیں نوکری ملی ہے، نہ ہی اقامہ مل سکا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے گھر کا زیور بیچا ہے، کسی نے ادھار لیا ہے، اور متاثرہ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت اس طرح پھنس چکے ہیں کہ وہ اب اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ریکویسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت اور ڈی جی بیورو آف امیگریشن سے نوٹس دینے کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایجنٹس نے آج تک کام پر انہیں نہیں لگایا ہے، اور ہم کافی پریشان ہو گئے ہیں۔ گھر والے کتنے پریشان ہوں گے اس کا اندازہ بھی وہی لگا سکتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے اتنے پیسے جمع کیے ہیں۔ کسی نے اپنا گھر گروی رکھوایا ہے، کسی نے زیورات بیچے ہیں، کسی نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر باہر جانے کی کوشش کی ہے، وہاں پر سیٹل ہونے کی کوشش کی ہے، وہاں پر جاب کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے گھر کا جو ہے سہارا بن سکے، لیکن سب کچھ لٹ گیا ہے۔ اب وہ خالی ہاتھ رہ گئے ہیں، اور اب وہ حکومت سے اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ 2 نوجوان ہیں، نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ہیں جو کہ بے یار و مددگار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بھی یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس طرح سے اپنی داد رسی کریں، کس طرح سے ہم ریکویسٹ میسج بھیجیں۔ ہمیں جو موصول ہوا ہے اپنے ناظرین کو ہم نے دکھا دیا ہے، نوجوان لٹ گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں میٹرک امتحانات میں طلبہ کو درپیش شکایات پر ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی متحرک ہو گئے ہیں۔ فواد غفار سومرو نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا ہے، طلبہ کی شکایات کا ازالہ بھی کیا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں جاری میٹرک امتحانات میں طلبہ کے بڑھتے مسائل، ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی امتحانی مراکز پہنچے اور طلبہ کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ فواد غفار سومرو نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کے مسائل سنے۔ ایگزامینیشن سینٹرز کی صورتحال کافی ابتر ہے، جس میں میرے خیال میں سر فہرست جو ایشو آ رہا ہے بچوں کے حوالے سے وہ ہے پانی کی فراہمی کا ایشو۔ وہ میں نے متعلقہ سپرنٹینڈنٹس جو تھے وہاں پہ موجود ان کو بھی میں نے ڈائریکشنز دی اور پرنسپلس کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وہ پانی کی فراہمی یقینی بنائیں۔ الیکٹریسٹی کے ایشوز بھی ہیں، وہ میں نے کہ الیکٹرک سے بھی ٹیک اپ کیا اس کو کہ کم از کم ڈیورنگ ایگزامینیشن آورز 9:30 سے 12:30 تک لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد نے طلبہ کی جانب سے پانی کی عدم فراہمی اور بجلی کی بندش کا نوٹس لیا۔ ندیم اورنگزیب نے طلبہ کے تمام مسائل فوری حل کروا دیے۔ ڈی سی صاحب اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر جو ہم تمام اے سیز ہیں ہم وقتاً فوقتاً سینٹرز کے اوپر وزٹ کرتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرنیچر کی اویلیبلٹی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا اس کو پراپر فرنیچر مہیا ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ پانی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موسم گرم ہے تو پانی کی اویلیبلٹی پراپر ہے کہ نہیں۔ تو ان چیزوں کو آبزرو کرنے کے لیے جو ہے وہ آج ڈپٹی کمشنر سینٹرل فواد غفار سومرو صاحب نے وزٹ کیا مختلف سینٹرز کا۔ ضلعی افسران کے امتحانی مراکز کے سرپرائز وزٹ سے نہ صرف طلبہ کی مشکلات حل کرنے میں مدد مل رہی ہے بلکہ نقل مافیا کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین اجلان شیبہ کے ہمراہ رضوان احمد، City 21۔
میٹرک امتحانات کے دوران لوڈ شیڈنگ نے طلبہ کو دوہرے امتحان میں ڈال دیا۔ ہجرت کالونی کے KDMC جمشید علی خان گرلز اینڈ بوائز سیکنڈری اسکول میں امتحان کے دوران لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ طلبہ نے اسمبلی ہال میں بیٹھ کر پرچہ حل کیا۔ ایمہ خان کی رپورٹ ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میٹرک کا امتحان دینے والے طلبہ کے لیے عذاب بن گئی۔ ہجرت کالونی کے DMC گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول میں بھی دوران امتحان بجلی غائب رہی۔ طلبہ نے شدید گرمی میں پرچہ دیا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ناصر خاور کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے الیکٹرک کو درخواست کی ہے لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میم لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 9:30 بجے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ٹل 9:30 بجے تک۔ جب ایگزام شروع ہونے اس سے پہلے ہم نے الیکٹرک حکام کو جو علاقائی مینیجر ہے وہاں ہم نے ایک لیٹر آفیشلی جو ہے وہ سبمٹ کرا دیا تھا کہ دوران امتحان کے لیے آپ اپنا شیڈیول چینج کر دیں اور بچوں کو جو ہے وہ گرمی نہ لگے اور لائٹ جو ہے وہ آئے، مگر اس کے باوجود جو ہے ہمیں اس تکلیف کا اور بچوں کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میٹرک بورڈ کی نااہلی کے باعث سینٹر میں اضافی طلبہ بھی بھیجے گئے جنہیں اسکول انتظامیہ نے اسمبلی ہال میں بٹھا کر پرچہ حل کرایا۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری۔ 8ویں روز بھی میٹرک کا حل شدہ پرچہ لیک کر دیا گیا۔ فرحان خان کی رپورٹ ہے۔ بورڈ انتظامیہ نقل مافیا کے ہاتھوں یرغمال، نقل کی روک تھام کے لیے کیے گئے تمام اقدامات ناکام۔ کراچی میں پرچہ لیک ہونا معمول بن گیا۔ 10ویں جماعت کے حیاتیات کا حل شدہ پیپر واٹس ایپ پر جاری کر دیا گیا۔ نقل مافیا نے صوبائی وزراء، چیئرمین میٹرک بورڈ کے نوٹسز کو بھی سنجیدہ نہ لیا۔ میٹرک امتحانات میں 3,68,000 سے زائد طلبہ کی رجسٹریشن کی گئی جن کے لیے مجموعی طور پر 505 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جہاں دوپہر کی شفٹ میں 9 جماعت جنرل گروپ کے طلبہ سائنس کا پرچہ دیں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ کراچی کے مقامی مال میں سرتیون کرافٹ فیسٹیول سچ کیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ دیہی خواتین کی صلاحیتوں کا اعتراف کر کے انہیں خود مختار بنانا ہے۔ مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جی راہیل۔ بالکل جی، کراچی کے مقامی مال میں اس وقت سرتیون کرافٹ فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے جس کا افتتاح میئر کراچی مرتضی وہاب نے کیا۔ مرتضی بھائی کیا کہیں گے؟ دیہی خواتین کا جو کام ہے اسے شوکیس کیا جاتا ہے اور ہر سال اس نمائش کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس نمائش کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی مثبت چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو امپاور کرنے کے لیے فائنینشلی اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو وہ ہنر میں سپورٹ کریں، اس ہنر کو بہتر بنانے میں سپورٹ کریں، ان کو جو اپنے ہنر کو شوکیس کرنے کے لیے جو پیسوں کی شارٹیج ہوتی ہے وہ پیسے آپ ان کو آسان قرضہ جات میں ان کو پرووائڈ کریں اور ان کو پھر وہ ٹیلنٹ کو شوکیس کرنے کی اپرچونٹی کراچی جیسے شہر میں ان کو پرووائڈ کریں۔ تو میں سرسوں کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور کراچی کے جو مقامی مال ہے اس کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ ہر سال ہمارے جو مالز ہیں ان کو فری سپیس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنا ٹیلنٹ یہاں پر شوکیس کر سکیں اور انکریجمنٹ ان کو ہو کہ وہ اسی طریقے سے کام کریں اور ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے ان کو آفر کی ہے کہ جس طرح یہ مال وغیرہ میں کام کرتے ہیں اسی طریقے سے کراچی کی جو عام پبلک سپیسز ہیں وہاں پر بھی ہم ان کو جگہ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہاں آ کے اپنے سٹال وغیرہ لگا سکیں، اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان کیا خوبصورت آواز میں اس نے گانا گایا، تو اس طرح کی کوئی میوزیکل چیز بھی ہو، وہ دستکاری جو کر رہے ہیں وہ لائیو وہاں پر ہو رہی ہو، تو ایک اچھی ایکٹیویٹی کراچی جیسے شہر میں یہاں کی عوام کو ملے گی کہ وہ اپنا جو رورل ٹچ ہے اس سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اچھا دیکھیے، سندھ کی جو تہذیب ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے اور آج بھی اتنی ہی ایٹریکٹیو ہے جس طرح سے اس کام میں نظر آ رہا ہے، تو اس سے جو ملک کی ثقافت ہے اس کو کتنا فروغ ملتا ہے اس طرح کی تقریبات سے، اس طرح کے پروگرام؟ میں سمجھتا ہوں بہت فروغ ملتا ہے، اور دیکھیں کوئی بھی ہمارے شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جس کے اندر ہمارے مقامی لوگ بھی ہیں اور جو فارنرز ہیں وہ جو بھی آئیں گے وہ ان کلرز کو دیکھیں گے، اس ہینڈی کرافٹ کو دیکھیں گے، اس اسکل کو دیکھیں گے تو بڑے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایکچولی لوگوں سے جب بات چیت کی ہے تو لوگ بتاتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ وچ از سو گریٹ، کیونکہ ہر کسی کو موقع نہیں ملتا کہ وہ تھر پارکر جا کے وہاں کا ٹیلنٹ دیکھ سکے یا شکارپور جا کے وہاں کا ٹیلنٹ دیکھ سکے، تو لوگ اپنے قریب میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہیں اپنے سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم ٹیلنٹ وائز کسی سے کم نہیں ہیں۔
बिल्कुल जी, पाकिस्तानी ख़वातीन भी अपनी सलाहियतों के तौर पर किसी से कम नहीं और एक ही छत तले तमाम सकाफती अशिया रखी जाती हैं। और आज खुसूसी तौर पर मेयर कराची मौजूद थे जिन्होंने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया और ये 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी। दूसरी जानिब पोर्ट पर लकड़ी के खाम माल के कंटेनर्स क्लियर ना होने पर ताजरों का सबर जवाब दे गया है। ताजरों का जुमेरात को टिम्बर मार्केट के बंद रखने का ऐलान सामने आ रहा है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स क्लियर ना होने पर टिम्बर मार्केट के ताजर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और इस हवाले से जुमेरात को हड़ताल की कॉल दे दी और कहा गया है कि जुमेरात को टिम्बर मार्केट बंद रहेगी। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सुबह 11 बजे ताजर जो है वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें एहतजाज और आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि जब तक एहतजाज नहीं करते कोई बात नहीं सुनता। 2 माह से लकड़ी के खाम माल के कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए जिनको क्लियर नहीं किया जा रहा। ये भी कहा है कि शजील गोबलानी ने के प्लांट एंड प्रोटेक्शन का इदारा 1.5 साल से ताजरों को परेशान कर रहा है। कानूनी काम के दरमियान हुकूमती इदारे रुकावटें डाल रहे हैं और अब ये तफसीलात जो सामने आई, ताजरों ने बाकायदा तौर पर स्ट्राइक की कॉल दे दी और कल कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। बहुत शुक्रिया काविश मेमन, अपडेट कर रहे थे। काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे कि कंटेनर्स जो हैं वो क्लियर नहीं किए गए हैं। काविश हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी बताइएगा कि उन्होंने कहा है कि जुमेरात को टिम्बर मार्केट बंद रखने का ऐलान किया गया है, तो मुज़ाकरात के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा? काविश मेमन से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। लकड़ी के खाम माल के कंटेनर्स क्लियर ना होने पर ताजरों का सबर जवाब दे गया है। ताजरों की जानिब से कहा गया है कि हमारा कारोबार पहले ही मुतासिर था, अब मज़ीद मुतासिर हो रहा है और हमारे सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। अब हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और हम टिम्बर मार्केट को बंद रखने का ऐलान करते हैं। जुमेरात को टिम्बर मार्केट बंद रखने का उन्होंने ऐलान किया है ताजरों ने। और काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर कायद वालों की सुन ली गई है। कराची को सेफ सिटी मंसूबा के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। रकम मंसूबे के पहले फेज़ के लिए जारी की गई है। चेहरे की शनाख्त के लिए 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे नाइट विजन होंगे। इब्तदा में कराची का रेड जोन और शारा फैसल को सेफ सिटी बनाया जाएगा और एयरपोर्ट कॉरिडोर को इलाके जो हैं उनको भी कवर किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए 4 अरब रुपए जारी कर दिए गए। रकम मंसूबे के पहले फेज के लिए जारी की गई है। चेहरे की शिनाख्त के लिए 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे नाइट विजन होंगे। नंबर प्लेट्स की भी निशानदही की जा सकेगी। नंबर प्लेट्स की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीर भी ली जा सकेगी। पेट्रोलिंग के लिए 23 स्मार्ट गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कंट्रोल रूम की इमारत भी मुकम्मल की जाएगी। इब्तिदा में कराची का रेड जोन और शारा फैसल को सेफ बनाया जाएगा। एयरपोर्ट कॉरिडोर के इलाकों को भी कवर किया जाएगा। मुल्जमान का डेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक किया जाएगा। कैदियों का डेटा तस्वीर के साथ प्रोजेक्ट से मुंसलिक करने में 2.5 साल लगेंगे। एडिशनल आईजी आसिफ इजाज शेख को प्रोजेक्ट का डीडीओ मुकर्रर कर दिया गया। प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए 6 अरब 621 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर हो चुके हैं। कराची में डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजिम लाहौर से पकड़ा गया। क्लिफ्टन की तफ्तीशी टीम ने लाहौर से सीरियल डकैत को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी अब्दुल रहमान के मुताबिक मुलजिम डकैत गैंग का सरगना है। मुलजिम अब तक फ्रेंचाइजेज, फूड चेन्स और मेडिकल स्टोरों पर डकैतियां कर चुका है। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट है। कराची पुलिस के लिए दर्दसर बना डाकू लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एएसपी क्लिफ्टन ने मुलजिम से मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात कर डाले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद अब्दुल रहमान ने बताया कि मुलजिम कराची की मुतादिद फ्रेंचाइज, फूड चेन्स और मेडिकल स्टोर्स पर डकैती की वारदातें कर चुका है। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस अफसर की शहादत समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड में 15 केसेस हैं, जिनमें से 5 केसेस 302 के सामने आए हैं। सीआरओ रिकॉर्ड में अभी तक जो है वो 15 केसेस ऑलरेडी हैं जिसपे इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें 5 ऐसे 302 के मुकदमात हैं कत्ल के, जिसमें एक हमारे एएसआई वसीम साहब जो शहीद हो गए थे 2009 में एक पुलिस मुकाबले में, वो भी शामिल हैं। और मज़ीद आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। एएसपी क्लिफ्टन ने बताया कि मुलजिम कराची पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ था। मुलजिम वारदातों के दौरान पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करता था और वारदातों के बाद कम सिग्नल वाले इलाकों में रूपोश हो जाता था। इसका मॉडस ऑपरेंडी एक बहुत शातिर किस्म का डकैत है। इसने पुलिस का यूनिफॉर्म भी यूज़ किया है, मुख्तलिफ तरीके यूज़ किए वारदात करने के लिए, और बाद में जब ये वारदात करता था तो भागने के लिए ये समटाइम्स पुलिस का यूनिफॉर्म यूज़ करता था। मुलजिम को लाहौर के इलाके 9 लखा से गिरफ्तार किया गया।
मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि बेटी कराची में मेडिकल की तालिब इल्म है, एक बेटा अमेरिका में है। गिरफ्तार मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए ईस्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम से मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जावेद कायम खानी, सिटी 21। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कराची में जराइम बढ़ रहे हैं। एक लूटमार डाकुओं और एक वर्दी वालों ने मचाई हुई है। सड़कों और चौराहों से रिश्वत का बाजार ख़त्म करना होगा। मजीद क्या कहते हैं, सुनते हैं। उनके लाल छीन लिए जाते हैं, बाप से उनका सहारा छीन लिया जाता है, और ये सिलसिला जब से ये नई हुकूमत की तश्कील हुई है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जब से नई हुकूमत की तश्कील हुई है, इस मसले को सियासी मसला नहीं बल्कि इंसानी मसले के तौर पे टेकअप किया। कराची से लेकर कश्मीर तक ये पूरा सूबा डाकुओं के हवाले हो गया है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कच्चे की सूरत हाल हो या शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों, ये थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन इदारों की जिम्मेदारी है, चाहे वो आईजी साहब हो और पूरा पुलिस का महकमा हो, वो सिर्फ दो ही काम करने में लगे हुए हैं। अमनो अमान तो उनसे ठीक होके दे नहीं रहा, वो या तो चाय पिला रहे हैं। पूरे सूबे में यही हाल है। पुलिस अफसरान का, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो एक इलाके में रोड पे खड़े होने वाला एक पुलिस कांस्टेबल हो, वो क्या कर रहा है? वो या तो खुशामदी में लगा हुआ है या उन शहरियों को लूट रहा है। एक लूट मार डाकुओं ने मचाई हुई है और एक लूट मार ये वर्दी वाले जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने मचाई हुई है। भाई ये शहर बर्बाद हो चुका है ना। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। सफूरा में नादरा के स्टेट ऑफ द आर्ट बिग रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह हो गया है और नादरा मरकज़ में शहरियों की सहूलत के लिए 20 काउंटर कायम किए गए हैं। इंतज़ार गाह में 250 नशिस्तें लगाई गई हैं। रोज़ाना 700 शहरियों से कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद, नए शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा सकेंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। सफूरा चुरंगी के करीब नादरा सेंटर का इफ्तिताह नादरा के खुसूसी अफराद से करा दिया गया। आज नादरा का पहला दिन इफ्तिताह हुआ है। ये सफूरा पे नई एनआरसी खुली है, बिग एनआरसी, सबके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमसे कराया गया है ना इफ्तिताह, जो है कोई मिनिस्टर कोई नहीं, सब कुछ हमने किया है और इंशाल्लाह आगे आवाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी इंशाल्लाह। सफूरा चुरंगी के करीब वाक़े नादरा के नए मरकज में शहरियों की सहूलत के लिए 250 नशिस्तें नफ्स की गई हैं। बैक वक्त 20 काउंटर्स के जरिए 700 के करीब शहरियों को रोजाना सहूलत फराम की जाएगी। बैग NRC में कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद, नए शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्तों की वसूली, FRC और बे फॉर्म समेत तमाम काम हो सकेंगे। नया नादरा मरकज सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक 2 शिफ्टों में 16 घंटे फाल रहेगा। शहरियों की जानिब से नए नादरा सेंटर पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। मैं ये कहूँगा सेक्टर तो अच्छा खुला है, पर इसमें एक मसला है। अगर कोई गरीब बंदा आ रहा है, वो 7,500 टोकन ले रहा है, 7,500 का ले रहा है नॉर्मल, उसको घंटा बिठा रहे हैं, और जो एक्सक्लूसिव जो अर्जेंट वाला है उनको जल्दी टोकन दे रहे हैं। इंशाल्लाह सेंटर तो अच्छा खुला हुआ है। मसला ये है कि हम भी 6 बजे से आए हुए हैं, 5 वाला सीरीज चल नहीं रही। ये नादरा का अच्छा एक जो है सेंटर है। पिछले सेंटर में तो बाहर बंदा इंतज़ार करता था गर्मी में, इधर जो है फैसिलिटेट किया हुआ है यानी बंदों को। नादरा हुकाम के मुताबिक सफूरा के पुराने सेंटर में टोकन की गुंजाइश यौमिया 100 से 150 के दरमियान थी। नए सेंटर के जरिए फी शिफ्ट 9 काउंटर से सहूलत का आगाज किया जा रहा है। यौमिया 700 से ज़ायद टोकन जारी किए जाएंगे, जिसको साल के इख्तिताम तक 1500 टोकन तक बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। होलसेल बाजार में चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद शुरू हो गया। जोड़िया बाजार में चीनी 136 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। मजीद काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रिटेल माफिया आवाम को रिलीफ फराम करने में रुकावट बन गया। होलसेल में सस्ती होने वाली चीनी रिटेल में महंगे दामों फरोख्त होने लगी। होलसेल मार्केट में चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद शुरू हो गया। चीनी फी किलो 136 रुपए में फरोख्त की जाने लगी। ये कमिश्नर कराची जो है हमारे, इन्होंने मुकर्रर किया रेट 137 रुपये, तो 137 रुपये इधर चल रही है, 136 रुपये मिल से आ रही है, 137 रुपये चलती है। बाकी रिटेल जो बेच रहे वो 145 150 इसी में बेच रहे।
रिटेल के अंदर कम नहीं हुई है, बाकी तो ये यहाँ पे होलसेल मार्केट में कम हो गई है चीज़। इधर होलसेल में सस्ती चीनी रिटेल मार्केट तक ना पहुंच सकी। कम दाम चीनी ना मिलने पर शहरी पट पड़े। कहते हैं रिटेल में चीनी की कीमत कम नहीं हो रही, इंतजामिया सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीनी सस्ती कहाँ मिल रही है, हमें तो 145 से 150 में चीनी मिल रही है रिटेल में, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि बाकी चीज़ों में भी कम करे, क्योंकि गंदम का रेट बहुत कम हो गया है और होटल वाले बेकरी वाले डबल रोटी इसका रेट कम नहीं कर रहे, ना रोटी का रेट कम हो रहा है। कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 137 और रिटेल 140 रुपए किलो मुकर्रर की है, जिस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश में। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से नेशनल कमीशन इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के वफ़द से मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह से नेशनल कमीशन इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के वक्त की मुलाकात हुई है। तो इन रुकनी वक्त की सरबराही नेशनल कमीशन इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की चेयरपर्सन आयशा रज़ा फारूकी ने की। नेशनल कमीशन इन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ को उजागर करने के लिए सन 2017 में तश्कील किया गया था। NCR की चेयरपर्सन आयशा रज़ा ने अदा किया। पाकिस्तान को इस वक्त आउट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल जैसे मसले का सामना है। वक्त ने ये आगाही दी है, जबकि वक्त का ये भी कहना है कि मुल्क में 22.8 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सूबाई वजीर तालीम सिंध ने वक्त को बताया कि सिंध में इस वक्त 4.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिससे मसाइल को कॉलेज बनाने की दुरुस्त एजेंडा के तहत काम करना बहुत जरूरी है। हुकूमत सिंध स्कूल से बाहर बच्चों की तालीम मुकम्मल करने में मदद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद, हमें तफसीलन अपडेट करे थे मुलाकात बारे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।